अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि हम आपकी जो है जिस भी तरीके से हो सके आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और हमारा चैनल स्पेशली खुसूसन उर्दू मीडियम का है, तो हमको शिक्षक भर्ती से मुतालिक बहुत सी चीज़ें आप तक हमने पहुंचाई है नियर अबाउट चैनल के तमाम वीडियोज़ के ज़रिए। तो आज का भी जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, भले ही थोड़ा बहुत लेंदी हो जाए, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। चूँकि शिक्षक भर्ती जब होने वाली है आगे, तो हम एक एक करके जो है हम हर चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि पूरे जो है उसूल और उसके जो भी ज़वाबित होंगे शिक्षक भर्ती के, उससे मुताल्लिक एक आप तक जो है वीडियो कंप्लीट जो पहुंचाने की मैं कोशिश करूँ, और मुझसे जितना हो सके इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस है उसमें कितने उसूल और कैसे उसूल और कहाँ कहाँ वो लागू होते हो, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, हर तरीके से। तो सबसे पहले बात आती है कि जो भी महाराष्ट्र में 2013 के बाद से ऐसा कैंडिडेट जो डीएड है और साथ में टीईटी या सीटेट पास है, वो जो है महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए एलिजिबल है, टीचिंग पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात आती है पवित्र पोर्टल की। अगर बात की जाए तो 2017 के बाद से शिक्षक भर्ती जो है गवर्नमेंट की पवित्र पोर्टल के जरिए टैट के एग्जाम के थ्रू ली जा रही है, यानी कि अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, जब आप एलिजिबल है उसके लिए, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहली जो लगती है वो आप कोई भी जो है डीएड हो या बीएड हो और साथ में आपका टीईटी या सीटेट हो। तो सबसे पहली जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, जो भी आप टैट का फॉर्म भरने की जब शुरुआत होगी, जब आप फॉर्म भरोगे, तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है 10वीं और 12वीं। तो 10वीं और 12वीं आपका जो है पूरे तरीके से जो है, अगर जो भी आपका एज पर 10th मार्कशीट या एज पर 10th डॉक्यूमेंट अगर नाम पूछा तो सबसे पहले वहाँ नाम डालना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो होता है 10th का जो है सबसे पहले शुरुआत में परसेंटेज, मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क और परसेंटेज, ये तमाम चीज़ें उसमें डालनी होती है, यानी कि बोर्ड का नाम, जैसा कि XYZ जो भी है, अमरावती बोर्ड है, लातूर बोर्ड है वगैरह। उसके बाद में हमारा जो टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है, अब 10वीं में जो है परसेंटेज के बाद में जो 12वीं का डालना होता है सेम इसमें, और 12वीं में आपका ओपन कैटेगरी से अगर आप है तो आपको 45%, और कोई भी एनी कास्ट है, कोई एनी अदर कास्ट से है आप, तो 40% ऐसा है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हूँ तो 50% मांगता है ओपन वालों को हर जगह। 12th कोई भी किसी भी अगर लेवल का अगर परसेंटेज मांगा जाए तो 50% ओपन वाले को कंपलसरी होता है और 45% कास्ट वाले को कंपलसरी होता है। ओपन के अलावा जितने भी कैटेगरीज है उनको 45% होता है। अब आ गई बात डीएड की, डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा में भी आपको जो है आपका डिप्लोमा जो भी हमारे महाराष्ट्र का है डीएड का, वो होना जरूरी है। उसके बाद में जो है आपको उसमें भी जो है परसेंटेज की शर्त रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाओ जो भी 50% और 45% जैसा भी होगा उस तरीके से। अब बात आती है डीएड के बाद में सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वहाँ पर फिल करने की, डीएड का हमने टोटल जो है हमारा फिल कर दिया। उसके बाद में होता है टीईटी या सीटेट के मार्क्स को की वैल्यू, जो है सीटीटी और टीईटी वहाँ पर अभी इस बारी में जो है, और हर बारी में जैसा जिस तरीके से पवित्र पोर्टल करता है वहाँ पर आपको डालना होता है उसके जो है हमारा रोल नंबर टीईटी का। जैसा आप टीईटी का रोल नंबर डालते हैं वैसे ही आपका पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ फिल हो जाती है। खासियत है उसमें, जैसा कि 2017 में ऐसा ही था, जैसा डाल दिए आपने जो भी आप पास है, यस नो करे, और बाद में नीचे जो फिल किया तो ऑटोमेटिकली वो उसको लेकर जो है सर्वर ऑटो फिल कर देता है, हमारा नाम, हमारे टोटल कैटेगरी वगैरह, और हमको टीईटी में कितने मार्क्स से कौन से साल है वगैरह वो आ जाता है। 1 2 जो भी होंगे आप डालेंगे, दोनों रहे तो दोनों डालेंगे, सीटीटी है तो सीटीटी भी डालेंगे, और दोनों भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन एक तो सीटीटी डालो, नहीं तो फिर वहाँ टीईटी डालो। ठीक है, वो हो गया टीईटी और सीटीटी ये डाल दिए। इसके बाद में बात आती है रिजर्वेशन, जो रिजर्व कैटेगरी की। तो रिजर्व कैटेगरी का जो है 60% ओपन के लिए होता है और 55% जो है कैटेगरी के लिए होता है टीईटी में पासिंग मार्क्स, तो वहाँ पर डालने होते हैं। तो उसके बाद में आ जाओ एज के बारे में। तो एज के बारे में तकरीबन हमारे बच्चों में यही कंफ्यूजन है कि एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, और हर जगह हम लोग यही एक सवाल को रिपीट करते हैं। तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो ओपन कैटेगरी होती है, जो जनरल कैटेगरी होता है, जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है महाराष्ट्र में, उनको 38 साल की उम्र होती है। 2015 के बाद से फडणवीस सरकार ने, वो पहले 33 थी तो 38 की थी, और कैटेगरी वालों को जो है 43 की एज होती है। अब अगर ये बात करें यहाँ के शिक्षक भर्ती की, अगर अपन यहाँ आज के कोई भी भर्ती की बात करें, हमने 2022-23 के कोई भी भर्ती की, तो यहाँ 2 साल एज जो है एक्सटेंड करके दी गई है। कोरोना बीच में 2 साल का गैप हुआ भर्तियों में, इसलिए यानी कि अगर आप ओपन वाले हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं शिक्षक भर्ती में, मैं सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात करूं क्योंकि अदर भर्ती में तो हम लोग जनरली हम में से कोई भरता नहीं है, तो आपको 38 के बजाय 40 साल की जो है जो उम्र के लिए वहां पर ऑप्शन रहेगा, यानी कि 38 साल होती है लेकिन 2 साल एक्सटेंड ओपन वाले को। और अगर जो कास्ट वाला है ओपन के अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह ये सब जो होंगे, तो इनको 43 के बजाय 45 तक जो है चांस रहेगा सिर्फ इसी साल। ये बात जहन में रखो, ये कोरोना काल की वजह से 22 और ये जो 23 में जो भर्तियां होंगी इसमें ही लागू होगा, ये बाकी किसी में लागू नहीं होगा। ये ठीक है, ये समझ गए। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है उसको शिक्षक भर्ती में उसी तरह के जो है नियम लागू होते हैं जैसे एक कास्ट को लागू होते हैं, जैसा कि एज में रिलैक्सेशन होता है और उनको टीईटी के मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिया गया है इस साल से। ठीक है, यानी कि उनको 55%। तो वो ओपन कैटेगरी के लिए कोटा होता है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। ओपन कैटेगरी में से जो 8 लाख के अंदर का जिनका उत्पन्न होता है उनके लिए वो कोटा होता है, किसी भी कास्ट के लिए ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% का नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट बता दिया मैंने शिक्षक भर्ती के लिए, ये आप क्लियर समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है जैसा कि आप इसके बाद में आप जो देते हैं टेट देते हैं, टेट के जो एग्जाम देंगे मिसाल के तौर पे फरवरी मार्च के एंड में, मार्च के बीच में, जो भी होगा जब भी होगा जैसे भी, तो जब आप टेट देंगे तो आप ये बेसिस पे देंगे, कौन से, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां क्या माहिती आप डालते हैं, ये फाइनल माहिती होती है। वो पूछता है कि फाइनल सबमिट करना है या कुछ इसमें बदल है, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आपको वापस से कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर होता है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं जो भी फॉर्म में फिल करेंगे वो चीजें क्लियर कट फिल करो, ठीक है। उसमें ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, डीएड हो, टीईटी, सीटीटी, आपके 10वीं 12वीं तमाम चीजों के मार्क्स, परसेंटेज एक्सेट्रा हर चीज को क्लियर रखो, ये बात याद रखो। और जो आपकी एज काउंट की जाती है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 31 जनवरी सन 2023 को शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने की आखिरी डेट करार दी गई, अगर मिसाल के तौर पे, तो आपकी एज जो है 31/1/2023 को 38 साल के अंदर, या आज के हिसाब से पकड़ूं मैं, कोरोना काल के 2 साल पकड़े ओपन वालों को तो 40 साल के अंदर, और कास्ट वालों को आज के हिसाब से 45 साल के अंदर, 31 जनवरी 2023 से पहले आपकी एज जो है 12 नहीं होनी चाहिए, उस तारीख को वो एज के अंदर में होना चाहिए। अगर आप 31 जनवरी से पहले एज 12 हो जाती है तो आपका फॉर्म जो है वहां पर काउंटेबल नहीं रहेगा, ये बात याद रखो, ठीक है। तो ये होता है ईडब्ल्यूएस वालों को भी कास्ट के ही जैसी सेम जो है एज रिलैक्सेशन होता है किसी भी एग्जाम में महाराष्ट्र में, ठीक है। अब टेट अटेम्प्ट आपने करे, आपको टेट आप दे देंगे, पूरी जो है एग्जाम दे देंगे। अब वहां पर जो आपने फॉर्म फिल करे उसमें ग्रेजुएशन, बीएड और डीएड के जो भी चीजें भर रहे हैं आप, तो वो क्लियर कट भरो, ठीक है। अब यहां पर जो है आप टीईटी 1 और टीईटी 2 या सीटीटी 1 2 दोनों होंगे, तो दोनों के लिए जो है आप एलिजिबल रहेंगे, पहली से 5वीं, छठी से 8वीं। अगर आप डीएड के साथ में बीएड भी है, अगर आप डीएड के साथ में बीएड भी है तो आप पहली से 10वीं तक जो है लागू रहेंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप डीएड, बीएड और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी होगा तो आप पहली से 12वीं के लिए लागू रहेगा आपको वो एग्जाम। और आप वो जो एग्जाम देंगे, आप टेट जो अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर आपके उल्लेख रहेगा टेट के इस पर, टेट के जो फॉर्म पर उल्लेख रहेगा कि पहली से 12वीं के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अब आप टेट दे देंगे, मिसाल के तौर पे आपने टेट दे दिया, आप आ गए, आप सबके टेट का एग्जाम हो गया सबका। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रेफरेंसेस लॉक की। सबसे मेन खेल, जो पूरा ट्रेलर था अभी तक, अब ये मेन पिक्चर रहती है, प्रेफरेंसेस देना। देखो प्रेफरेंसेस जब दिए जाते हैं तो उसमें लॉक करते टाइम पे आपको सबसे पहली बात तो मिसाल के तौर पर टेट में तुमको 122 मार्क है। एक मिसाल, आपकी कैटेगरी है ओपन और पूरे महाराष्ट्र में वैकेंसीज जो आई हुई है ओपन की, उर्दू मीडियम की, पहली से 12वीं तक, क्योंकि आपने, मैंने मिसाल के तौर पे पहली से 12वीं वक्त के लिए एलिजिबल ऐसा पकड़ा मैंने, या पहली से 8वीं पकड़ लो, टीटी 1 2 के लिए आप एलिजिबल है, तो पूरे वैकेंसीज बताएगा और आपके मार्क्स के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर आपको वो पूरी वैकेंसीज बताएगा। यानी कि 122 मार्क है तो आपको पूरे ओपन की वैकेंसीज बताएंगे और लॉक करने के हिसाब से बोलेगा, जितने भी आप जो भी सामने आएंगे उसको आप लॉक करेंगे। प्रेफरेंसेस लॉक हो गए। अब यहां पर आपको समझदारी से प्रेफरेंसेस लॉक करने होते हैं, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको शो करता है वो, जैसा आपने एग्जाम में वहां टेट के फॉर्म में आपकी कैटेगरी बताए थे। अब वहां पर बता दिए, वो पूरे आपने लॉक करे, यानी ये लॉक करे मतलब आपने पूरे क्लियर कट देखे, आप उससे सहमत है कि मैंने ये लॉक करा। इसके बाद कोई चांस नहीं होता है कि आपने लॉक करे बाद में वापस से ये करना, तो ये देख दिखाकर लॉक करना होता है। अब ये प्रेफरेंसेस में जो है वैकेंसीज शो होती है पूरे महाराष्ट्र की। अब उर्दू मीडियम की जितनी भी वैकेंसीज होंगी तो आपको आपके ही कैटेगरी की वैकेंसीज आएंगे आपके लिए, पूरे महाराष्ट्र में भले ही कितने भी हो, तो ये बात याद रखो। तो जितने प्रेफरेंसेस, मिसाल के तौर पे आपको 30 प्रेफरेंसेस आ गए, तो 30 प्रेफरेंसेस में पहली से 5वीं के भी रहेंगे, छठी से 8वीं के भी रहेंगे और 9वीं से 12वीं के भी रहेंगे। अगर चाहिए आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड है साथ में डीएड के, तो अगर नहीं है तो नहीं दिखेंगे। अगर आप सिर्फ डीएड और ग्रेजुएशन है तो आपको सिर्फ पहली से 8वीं की वैकेंसी दिखेंगी, लेकिन आपके दोनों टीईटी होना जरूरी है। क्लियर है? अब इसके बाद में जैसा आपने लॉक करे तो वो लॉक करते समय आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी होंगी कि मुझे ये जो दिख रहे जिले जो भी मुझे बता रहा है तो मुझे सबसे नजदीक कौन सा पड़ता है, ठीक है। वो नजदीक के हिसाब से उतरती तरतीब सबसे पहले मेरा, उसके बाद में बाजू का, ऐसे ऐसे तमाम जिले जो है डालने होते हैं, ठीक है। अब जो है कास्ट वाले जो होते हैं, कास्ट जो अदर देन ओपन होते हैं, उनको नॉन क्रिमिनल, एक बात मैं बोल रहा हूं, नॉन क्रिमिनल पहले से ही तैयार रखना होता है बिफोर एग्जाम का, यानी कि एग्जाम से पहले का, टेट एग्जाम के पहले का। इसलिए नॉन क्रिमिनल आप लोग बनाकर रख देना बहुत जरूरी है। और इसके नियम की वजह से पुलिस भर्ती में बहुत बड़ा गोंधल हो गया है अभी इस साल में। उन्होंने बहुत जो है खतरनाक अट रखी थी कि आपको 2021 का नॉन क्रिमिनल लगेगा, भले ही आप 2000, तो ये चीज है। अभी आप नॉन क्रिमिनल तैयार रखिए, आपका तमाम का, आप जो भी होंगे नॉन क्रिमिनल यानी उन्नत गट में नहीं मोड़ते, यानी कि 8 लाख से अंदर आपकी उत्पन्न है। अब देखो नॉन क्रिमिनल किसको नहीं लगता, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरीज को नॉन क्रिमिनल बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं लगता, एससी और एसटी तो छोड़ दो, ईडब्ल्यूएस को इसलिए नहीं लगता क्योंकि ईडब्ल्यूएस ये जो आरक्षण है ये जात के ऊपर नहीं है, ये आपके आर्थिक जो परिस्थिति है उसके ऊपर है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टिया दुर्बल घटक है आप, यानी आप माशी तौर पर कमजोर है, 8 लाख के अंदर आपकी इनकम है, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कास्ट के बेस पर नहीं है बल्कि आपके इनकम के बेस पर है, इसलिए आपको वो जो है नॉन क्रिमिनल नहीं लगता है। अब रही बात महिला जो कैटेगरी होती है, तो महिला लोग आप जो है आपका जो आरक्षण का सर्टिफिकेट होता है तहसीलदार के थ्रू जो है लेना होता है आपको, और आपको उसमें भी कंडीशन होती है कि 8 लाख के अंदर आपकी इनकम होना
जरूरी है महिला आरक्षण में। और महिला आरक्षण का देखो तुम जनरली बेनिफिट पूछते तो बेनिफिट ये है कि मिसाल के तौर पे एक ओपन कैटेगरी की ओपन कैटेगरी में आप महिला है तो 30 पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम तुम पहली से 8वीं के लिए फॉर्म भरे और पूरे महाराष्ट्र में ओपन कैटेगरी में 100 जगह आई, तो वो 100 में से श्योर 30 वैकेंसीज आपके लिए लागू है, यानी आरक्षित है। अगर आपने वो महिला में 30 के 30 महिला में अगर आपने कंपटीशन करके बैठ गए तो ठीक, और अगर आपने उससे ज्यादा मार्क ले लिए तो आप प्योर ओपन में काउंट हो जाते हैं, यानी कि ओपन इज ओपन फॉर ऑल। अब यही बात लागू होती है कास्ट वालों के लिए। जो कास्ट वाले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को जहन में रखो कि आपको जो प्रेफरेंसेस शो होंगे वहां पर वैकेंसीज शो होंगी, तो आपको ओपन और आपके कास्ट की वैकेंसीज दिखाई देंगी। लेकिन अगर चेक आप बैठेंगे कब ओपन में, आपने अगर मेरिट क्रॉस करे होंगे तो ही, यानी कि अगर आपने प्योर ओपन की मेरिट अगर क्रॉस कर दिए, मिसाल के तौर पे आप ओबीसी से है, आपको 130 मार्क है और ओपन में की लिस्ट क्लोज होगी 127 पे, तो आपने ले लिए 130, यानी कि आप ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन ओपन में होगा, प्योर ओपन में, और वहां आपको वैलिडिटी बताने की जरूरत नहीं रहेगी, ओबीसी सर्टिफिकेट बताना होगा सिर्फ। ठीक है, अब अगर आपका ओबीसी में ही सिलेक्शन होता है तो ये बात जहन में रखो, यानी कि ओपन के अलावा सिलेक्शन होता है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस छोड़ दूं तो यहां वैलिडिटी नहीं लगती है। ये जो ओबीसी के ओपन के अलावा जो भी लगते हैं तो आपको वैलिडिटी आपके पास अभी नहीं है, ये मान लेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ऑर्डर पर लिखा होता है कि आपको वैलिडिटी एनी हाउ लाना होता है, ये बात जहन में रखो। और महिला आरक्षण की ये बात है, अगर जगह आप महिला आरक्षण का फायदा नहीं लेना चाहते तो आप प्योर ओपन से अप्लाई कर सकते हैं, प्योर ओबीसी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ओपन में ही महिला 30% नहीं, आप ओबीसी कास्ट है और आपके ओबीसी में से 30% महिला आरक्षित होती है और आपने ज्यादा मार्क ले लिए तो फिर आपको ओबीसी में प्योर ओबीसी में काउंट कर लिया जाता है। और ओपन के लिए तो आपको कोई भी दरवाजे, किसी के भी लिए ओपन के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, शर्त यह है कि उतनी मार्क आपको लेने होते हैं। जनरली आप अगर इधर गौर करेंगे क्लास 4, 3, 2 पुलिस भर्ती, लिपिक भर्ती, आरोग्य भर्ती, कोई भी भर्ती महाराष्ट्र की, तो उसमें देखना आपने SC ST OBC वाले ज्यादा से ज्यादा मार्क लेके ओपन में आ जाते हैं। इसमें तुम्हारे कास्ट के जो कम मार्क लेने वाले का ये फायदा रहता, अगर चाहिए वो ऊपर के ज्यादा ओबीसी में उसके ज्यादा कॉम्पिटिटर होने की वजह से नहीं लग रहा होगा तो वो सबसे नीचे वाला समझो नीचे के नहीं लगने के बजाय ऊपर आकर लग जाता है, ऐसा मिसाल बोल रहा हूं मैं। यानी कि ओबीसी में अगर आपका एक ऐसा 98 मार्क वाला बंदा है जो नहीं लग रहा, 100 पे क्लोज होगी ओबीसी, तो आप चले गए उधर ओपन में ज्यादा मार्क लेके, तो आप वो नीचे वाला जो एकदम लास्ट में छूट रहा था वो ऊपर आ जाता और 100 के बजाय 98 96 पे लिस्ट क्लोज हो जाती ओपन की, ओबीसी की। लेकिन आपको ओपन में उतने मार्क लेने होते हैं। और महिला का ज्यादा कोई लोचा नहीं है, आपको तहसील से जो है सर्टिफिकेट मिलता है महिला आरक्षण का, आप भले ही किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और एक बात यह है कि साल को साल आपका जो है जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, साल को साल आपको वो जो है हर साल के 21 मार्च को आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। ये बात ध्यान में रखो, ज्यादा माथापच्ची मत किया करो, कहीं पर भी ये सवाल बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आर्थिक बेस्ड आरक्षण है, इतना बात ध्यान में रखो। ईडब्ल्यूएस आपके साल भर की कमाई 8 लाख के अंदर फ्रॉम ऑल सोर्सेस, अगर आप है, आपके अब्बा है या कोई अम्मी है, बहन, जितने भी आपके राशन कार्ड पे नाम है और वो 18 साल से ऊपर के हैं, अगर वो कमाते हैं तो वो सबका जिक्र आपके ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र पे उन तमाम की कमाई इकट्ठा करके आएगा। और आप साधारण वर्ग से तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते वक्त। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपकी पूरी साल की सैलरी 8 लाख के अंदर है, जो भी आपके घर में जितने भी 8 लाख के अंदर है अगर, और 5 एकड़ के अंदर आपके पास खेती है, तो आपके वो नौकरी मिला के और आपका खेती मिला के आपको 8 लाख के अंदर होना जरूरी है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ईडब्ल्यूएस अगर बनाना होता है उसको, तो उसको उसके डिपार्टमेंट से उसको वार्षिक पगार पत्रक लाना होता है और 1 अप्रैल को आपको हर साल नया, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के दरमियान नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना होता है। जो महिलाएं ईडब्ल्यूएस है उनकी शादी हो चुकी है तो वो शादी होने के बाद में ज्यादातर उनके जो है हस्बैंड के नाम का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उनको लागू होता है। आपको नॉन क्रिमिनल अगर आप किसी भी कास्ट से है तो बहुत अजहद जरूरी होता है, ये बात ध्यान में रखो। तो शिक्षक भर्ती के लिए ही नहीं बल्कि हर भर्ती के लिए ये नियम लागू होता है। अदरवाइज टीईटी या सीटीईटी दोनों में जो है आपको कोई एक भी आप जो है लागू होती है ऐसा नहीं है। 14 नवंबर सन 2017 के महाराष्ट्र राज्य के शुद्धि पत्रक के हिसाब से आपको वो लागू है। अब और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि 2017 के भर्ती में जो भी नियम लागू थे वो सब खत्म हो चुके हैं। 3 दिसंबर 2014 का जीआर ये कहता था पिछले भर्ती में कई ऐसे टीईटी 2 पास है जिनको टीईटी 1 पास ना होते हुए भी 1 से 5 पर नियुक्ति दे दी गई, वो मामला वही रफा दफा हो चुका है। वो सिर्फ उसी भर्ती के पुरता था, ये बात महाराष्ट्र शासन ने क्लियर कर दी है, बात जहन में रखो। अदरवाइज अगर मैं बोलूं अगर आप टीईटी 2 साइंस से है और आप सोशल साइंस पे अप्लाई करेंगे तो आपका टीईटी सब्जेक्ट इनवैलिड करार देकर आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर आप सोशल साइंस से और आपने साइंस मैथ से अगर टीईटी 2 पास करें, इनवैलिड करार दे दिया जाएगा, आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप किसी आर्ट्स फैकल्टी से और साइंस पर नियुक्ति लेना चाहते तो आप नहीं ले सकते। अगर आप बीएससी और सोशल साइंस पर नियुक्ति लेना चाहते तो आपको नहीं मिलेंगी। अगर मैं भाषा की बात छोड़ दूं तो वो अलग बात है, भाषा जो सब्जेक्ट होता है यानी उर्दू, इस पर हो भी सकती है लेकिन अदर सब्जेक्ट पर आपकी
नहीं हो सकती है। और जो डीएड के अलावा टीटी 2 टीटी 1 नहीं है, जो ओनली बीएड है, एमएड है, एमए बीएड है, बीए बीएड है, वो लोगों को टीटी सीटीटी लागू नहीं होती। आप 9 से 12 पर लागू होते हैं आपकी भर्ती। आपका सिलेक्शन उस बेस पर होता है, एक तो आपको प्राइवेट संस्था है 100% ग्रांटेड महाराष्ट्र में जो भी होंगी। अगर आप साइंस या इंग्लिश है, आपका बीए इंग्लिश है, अगर आर्ट्स में से सिर्फ बीए इंग्लिश, आप अदर मीडियम पर लागू होंगे। और अगर आप साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स है आपका, तो आपको अगरचे कि आप उर्दू मीडियम है तो अदर मीडियम के भी आपको ऑप्शन आते हैं, यानी कि वो इंग्लिश में टीच करना होता है, इसलिए सेमी इंग्लिश में होता है, इसलिए आपको उनके भी ऑप्शंस आते हैं। अदरवाइज उर्दू मीडियम में 9 से 12 की वैकेंसीज ना के बराबर आती है, मतलब एकदम कम से कम % में आती है। तो ये तमाम नियम थे जो मैंने एकदम साफ अंदाज में आसान भाषा में बोलकर बताने की कोशिश किया। वीडियो पूरा देखो, आपको वाकई में अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों तक उर्दू मीडियम के इसको शेयर करने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ प्रमाण में गलती भी हो गई होंगी, तो उतने को थोड़ा पिक्चर में कट समझ के आगे देख लो आप। हो सकता है मे भी इंशाल्लाह मैंने कोशिश किया गलती ना हुई हो, लेकिन हो भी सकता है। तो आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली अपने उर्दू मीडियम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और उर्दू मीडियम तक खुसूसन शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।